सलाम आदाब सत श्री अकाल की हालचाल। चलिए आज आते हैं संस्कृत व्याकरण के संधि में। बहुत सारे एग्ज़ाम में, जिस भी एग्ज़ाम में संस्कृत व्याकरण को अलाउड किया गया है उसके लिए बहुत महत्वपूर्ण है। खासकर सीटेट, सुपर टेट, पीजीटी, टीजीटी, बहुत सारे अन्य प्रतियोगी परीक्षाओं में, साथ ही बोर्ड के परीक्षाओं में भी संधि जो चैप्टर है वो बहुत ही महत्वपूर्ण है। और ये संधि पढ़ने के बाद आप हिंदी की भी संधियों को बहुत हद तक आप सॉल्व कर सकते हैं। चलिए आइए हम संधि पढ़ते हैं। संधि जिसको हम संहिता भी कहते हैं, परिभाषा इसका समझ लेते हैं। दो वर्णों के परस्पर मेल को क्या कहते हैं? संधि कहते हैं। और संस्कृत के बहुत बड़े व्याकरणाचार्य पाणिनि महाराज ने अपने व्याकरण में संधि की एक परिभाषा लिखी है। क्या लिखा है? परः सन्निकर्षः संहिता। परः सन्निकर्षः संहिता, जिसका तात्पर्य है, जिसका अर्थ है अत्यधिक वर्णों की निकटता को संहिता या संधि कहते हैं। अत्यधिक वर्णों की संहिता को क्या कहा जाता है? निकटता को क्या कहा जाता है? संहिता या संधि कहा जाता है। संधि के तीन भेद हैं। कौन कौन हैं? स्वर संधि, जिसको अच भी कहा जाता है, व्यंजन संधि, जिसको हल कहा जाता है, और विसर्ग संधि। आइए अब इसके सबसे पहले हम स्वर संधि के बारे में पढ़ेंगे। स्वर संधि जो है, दो स्वरों के परस्पर मेल से होने वाले विकार या परिवर्तन को हम क्या कहते हैं? स्वर संधि कहते हैं। क्या कहते हैं? स्वर संधि। स्वर संधि के निम्नलिखित प्रकार हैं, जैसे दीर्घ संधि, गुण संधि, वृद्धि संधि और यन संधि। चलिए और इन सभी के सबसे पहले बारे में पढ़ेंगे। सबसे पहले हम स्वर संधि के दीर्घ के बारे में पढ़ेंगे। स्टॉप। तो आइए बच्चों, स्वर संधि में सबसे पहले हम दीर्घ संधि के बारे में पढ़ाएंगे। दीर्घ का तात्पर्य ही होता है क्या? दीर्घ मतलब क्या होता है? जोर से बोलिए। दीर्घ मीन्स होता है बड़ा। क्या होता है? बड़ा होता है। तो ये स्वर हैं कौन कौन? अ, आ, ह्रस्व ई, दीर्घ ई, ह्रस्व उ, दीर्घ उ, री, ए, ओ, औ। ये क्या हैं? ये स्वर है। तो इसमें भी हम सबसे पहले इन तीनों को, इस सभी को पेयर में बांध दिए। जैसे अ, आ एक परिवार बना दिए जो गजोधर मौसा का परिवार है। ह्रस्व ई, दीर्घ ई एक परिवार बना दिए जो फुलमतिया भौजी का परिवार है। कौन भौजी? बोलिए ना। फुलमतिया भौजी नहीं पहचानते हैं? हाँ। और ह्रस्व उ और दीर्घ उ, यह अनारकली है। अनारकली डिस्को चली। यह कौन है? री है। बेचारा पटदारी छटा गल बैकवर। और ए, ओ, औ। लेकिन मेनतः तीन इस पेयर के बारे में हम दीर्घ संधि में पढ़ेंगे। तो आइए बनाते हैं कुछ। देव जमा जोड़ आलयम। देव जोड़ आलयम। तो इसको संधि हम कैसे करेंगे तो वो समझिए। ये जो पहला पद है, इसका जो आखिरी वर्ण है वह, अगर हम इसका वर्ण विच्छेद करते हैं तो वह में क्या आएगा? ओ आएगा। है ना जी? क्या आएगा? ओ। जोर से बोलिए। समझे कि नहीं समझे? सब टाइट वोल्ट आवाज में। अब देखिए यहाँ जो है दूसरे शब्द का पहला वर्ण जो है वह क्या है? आलयम है। तो आलयम का पहला क्या हो गया? आ है ना जी? तो ओ और आ है, यानी ओ आ कौना परिवार के बा? गजोधर मौसा के परिवार के। मौसा जी खैनी है। चलिए, मौसा जी के परिवार से है। तो हम क्या बोले दीर्घ में? अब एक बात बताइए, कौनो भोज भात होता है तो सबसे पहले बड़का भाई को बुलाते हैं ना? गजोधर मौसा के बड़का बेटा को बुलाएंगे? हेती चुके है ना? बड़का चुके है हमारा लेखन। तो गजोधर मौसा के बेटा को बुलाएंगे। तो बड़ा बेटा कौन है? ये तो दुबला पतला है, थोड़ा मोटा है, फैला हुआ है। कौन? आ। तो हम जो है क्या यहाँ करेंगे? रिप्लेस करेंगे आ से। तो क्या हो जाएगा? देवालयम। क्या हो जाएगा?
देवालयम हो जाएगा। आप कहिएगा ए सर ये आप यहाँ से अ क्यों गायब कर दिए हैं, आ क्यों गायब कर दिए हैं, बोलिएगा ना जी, बोलिए। यहाँ से आ क्यों गायब कर दिए हैं? तो देखिए क्यों गायब किए हैं, इसका वर्ण विच्छेद किए तो अ आया। यहाँ पहले से दूसरे शब्द का पहला वर्ण क्या है, आ है, तो दोनों स्वर को विलुप्त कर देंगे। क्या करेंगे? विलुप्त कर देंगे। गजोधर मौसा के बड़का बेटा आ को इस वर्ण के साथ क्या कर देंगे, ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, देवा हो जाएगा। अल्यम इसमें का हो गया तो क्या हो गया, देवालयम हो गया। समझ में आया कि नहीं आया? आ गया, बोलिए जोर से, टाइट होके। अब देखिए पद जोड़ अर्थ, पद जोड़ अर्थ, तो देखिए यहाँ भी अ है, इसका भी वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या आएगा, अ आएगा। यहाँ भी क्या है, अ है, तो यानी गजोधर मौसा के घर के लड़का हुए। तो जब गजोधर मौसा के हम किसको बुलाएंगे, बड़का बेटा को बुलाएंगे। ए गजोधर मौसा, ए बड़का बउआ के भेजा ना हो, बड़का बउआ आ रहा है, आ रहा है, आ गया, चलिए आ गया। तो यहाँ पर अ और आ क्या हो जाएगा, आ हो जाएगा, यानी क्या हो गया, पदार्थ। क्या हो गया, पदार्थ। आगे देखिए रजनी जमा ईसह, यहाँ भी दीर्घ ई है, यहाँ भी दीर्घ ई है, यानी फुलमतिया भौजी के लड़का हुए। तो देखिए फुलमतिया भौजी जो है उसका बड़ा बेटा कौन है, बताइए ना, कौन है बड़ा बेटा, दीर्घ ई है। तो देखिए यहाँ क्या लगाएंगे, दीर्घ ई से रिप्लेस करेंगे तो क्या होगा, रजनीसह। क्या होगा, रजनीसह हो गया। अब देखिए वधु जोड़ उपदेश, यहाँ भी दीर्घ उ है, यहाँ ह्रस्व उ है ना जी। तो दीर्घ उ ह्रस्व उ वाला कहाँ है, उ तो अनारकली के लड़का हुए। तो अनारकली के बड़का बेटा कौन है, कौन है, दीर्घ उ है, कौन है, दीर्घ उ। तो दीर्घ उ लगाएंगे किसमें, पहले से लगा ही हुआ है, वधूपदेशः। क्या होगा, वधूपदेशः। अब देखिए यहाँ पर सु जमा उक्ति, क्या है, सु जमा उक्ति। तो देखिए बच्चा जी सु जमा उक्ति है, तो यहाँ पर ह्रस्व उ, यहाँ पर ह्रस्व उ, तो यानी अनारकली का बच्चा है। अनारकली नहीं जानते हैं, सलीम की बेगम, समझे कि नहीं समझे। और हमारी दूर की क्या लगेगी, दूर की भौजाई लगेगी, इसलिए भौजी नहीं लिखे हैं, दूर की है तो क्या लिखें। तो सु जमा उक्ति में यहाँ भी ह्रस्व उ है, यहाँ भी ह्रस्व उ है। तो अनारकली के बड़ा बेटा को बुलाएंगे किसको, किसको बुलाएंगे, दीर्घ उ को बुलाएंगे। तो क्या हो जाएगा, इसमें दीर्घ उ लगेगा और यह क्या स्वर वर्ण क्या हो जाएगा, गायब हो जाएगा। तो क्या होगा, सुक्ति ही, क्या हो जाएगा, सुक्ति ही। अब देखिए आप तो हमको पूछिएगा ये सर आप तो वहाँ नाम रखे हैं गजोदर मौसा, फुलमतिया भौजी, अनारकली भौजी, दूर के भौजी। तो री को क्या क्यों नहीं कुछ बोले हैं, तो उसका पानी छटा गया है, पर्दारी में नहीं है, उसका पेयर नहीं है। तो देखिए री, यहाँ भी री है, भातृ, यानी इसका वर्ण विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, री होगा। यहाँ भी क्या है, री है, तो री जमा री इज इक्वल टू दीर्घ री होता है। क्या होता है, दीर्घ री। तो दीर्घ री में कैसे बनाएंगे देख लीजिए, भ्रातृ लिख दिए, तो दीर्घ री में इसको दो, इसका एक और बार पूंछ खींच देंगे तो दीर्घ री हो गया। क्या हो गया, एक और बार पूंछवा खिंचा गई तो क्या हो गई, दीर्घ री हो गया। और उड़ गया भाई स्वर वर्ण, बाकी जो बचा हुआ है उसको लिख देंगे ऋणम, भातृणम। अब आगे देखिए मुनि जमा इंद्र, यहाँ पर क्या है, ह्रस्व ई है, यहाँ पर भी ह्रस्व री है, ई है, दोनों ओर ह्रस्व ई है। तो वहाँ देखिए ह्रस्व ई किसका परिवार है, फुलमतिया भौजी के परिवार है। तो जब उसका बड़ा सदस्य कौन होगा, दीर्घ ई होगा। तो इसमें क्या लगाएंगे,
दीर्घ ई लगाएंगे, समझ गए। तब मुनीन्द्र क्या हो गया, मुनीन्द्र। अब समझ लीजिए, इस समझ लिए। अब आगे हम क्या पढ़ाने वाले हैं, आगे हम इसका विच्छेद। तो चलिए बच्चों विच्छेद पढ़ाते हैं इसका, दीर्घ संधि का विच्छेद करना है, यानी इसको अलग करना है, दो अर्थपूर्ण पदों में विभक्त करना है, विच्छेद करना है। तो पहला क्या है, परमारथ। परमारथ क्या है, परमारथ। तो हम क्या करेंगे, इधर से चलेंगे। कैसे, चलते चलते यूं ही रुक जाता हूँ मैं, ऐसा नहीं करना है, इधर से चलना है। परमारथ में आप इधर से चलिएगा तो जो पहला आपको दीर्घ वर्ण दीर्घ दिखाई देगा तो उसको क्या करना है, आपको काटना है। तो इधर से चले तो पहला दीर्घ किसमें लगा हुआ है, इसमें लगा हुआ है ना जी, इसको क्या कर दिए, क्रॉस कर दिए। तो इधर हमारे पास क्या मिला, परम, और इस इधर हमको क्या मिला, रथः। क्या मिला, इधर मिला हमको परम, इधर क्या मिला हमको, रथः। तो परम तो एक अर्थपूर्ण शब्द है ही, परम क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द है। लेकिन रथा में अब देखिए यहाँ पर अ है और यहाँ आ है, तो यानी गजोधर मौसा के घर से बा। तो यहाँ इसी मौसा के कौन बच्चा को यहाँ डालेंगे कि यह अर्थपूर्ण हो जाएगा, तो अ डालेंगे। क्या डालेंगे, अ डालेंगे, तो यह एक अर्थपूर्ण शब्द हो गया। तो परम जमा अर्थ, परमारथ। अब आगे इसमें देखिए, इसमें भी हम चलेंगे। तो इधर चले तो इधर दीर्घ नहीं ना है जी, आगे बढ़ेंगे तो यहाँ पर दीर्घ लगा हुआ है, इसको क्रॉस कर दिए। तो क्या हो गया, हमारे पास क्या मिला, विध जमा व्यासः। लेकिन विध भी एक अर्थपूर्ण शब्द नहीं है और व्यासा भी कोई अर्थपूर्ण नहीं है। तो यह यहाँ पर देखिए आ क्रॉस ना किए हैं, यानी गजोधर मौसा के घर से है। तो गजोधर मौसा के दोनों बेटा में से हम किसको यहाँ पर रखेंगे कि यह अर्थपूर्ण हो जाएगा। तो यहाँ आ को लगाएंगे तो विद्या हो गया, और यहाँ अ को लगाएंगे तो अभ्यास हो गया, यानी दोनों क्या है, एक अर्थपूर्ण शब्द बन गया कि नहीं बन गया। आगे बढ़िए, लघु उर्मी। तो इसमें बढ़ेंगे तो इसमें दीर्घ लगा हुआ है ना जी, इसको क्रॉस कर दिए। तो हमारे पास क्या आया, लघ जोड़ रमी, लघ जोड़ रमी। तो यहाँ देखिए इसमें हम यहाँ देखिए दीर्घ ऊ न क्रॉस किए हैं जी। क्या क्रॉस किए हैं, बोलिए ना जोर से, दीर्घ ऊ क्रॉस किए हैं। तो दीर्घ ऊ जो है किसका बच्चा है जी, अनारकली के बच्चा न है। तो अनारकली का बच्चा का कौन सा बेटा यहाँ पे डालेंगे, कौन सा डालेंगे कि यह एक अर्थपूर्ण शब्द बन जाएगा। तो ह्रस्व ऊ डालेंगे तो लघु यानी छोटा, और यहाँ पर क्या डालेंगे, दीर्घ ऊ डालेंगे तो यह हो जाएगा उर्मी। उर्मी तो क्या हो गया, उर्मी यानी होता है लहरें, लघु यानी छोटा। अब यहाँ बढ़िए आगे, तो यहाँ पर तो क्या है, ह्रस्व ई है और इसमें क्या लगा हुआ है, दीर्घ ई लगा हुआ है। तो इसको हम काट दिए तो क्या हो गया, हमारे पास क्या आया, गिर जमा नद्रह। गिर जमा नद्रह, ये भी अर्थपूर्ण नहीं है, ये भी अर्थपूर्ण नहीं है। तो यह देखिए दीर्घ ई लगा हुआ है, यानी ह्रस्व ई दीर्घ ऊ किसका परिवार का बेटा है, फुलमतिया भौजी के बेटा है। तो यहाँ पर हम क्या लगाएंगे कि यह अर्थपूर्ण हो जाएगा, कौना बेटा के लिए आएंगे। तो यहाँ हम ह्रस्व ई को ले आएंगे तो गिर यानी पर्वत, और यहाँ पर ह्रस्व ई को ले दिए तो इंद्र यानी क्या हो गया, इंद्र यानी भगवान इंद्र हो गया। अब फिर यहाँ पर आगे बढ़िए, मुनीषः। यहाँ पर इसमें तो ह्रस्व ऊ है, यहाँ पर दीर्घ, पहला दीर्घ काटना है हमको। हम क्या बोले, सबसे पहले क्या बोले हैं कि हम बढ़ेंगे तो हमें क्या काटना है, पहला दीर्घ क्रॉस करना है। तो यहाँ पर तो ह्रस्व ऊ है ना, तो कोई दीर्घ की मात्रा तो यहाँ है नहीं। तो हम यहाँ आगे बढ़े तो यहाँ पे दीर्घ की मात्रा लगी हुई है, तो इसको हम क्रॉस कर दिए। तो हमारे पास क्या आया, मून जोड़
शह, मुन जोड़ शह आया हमारे पास। तो अब देखिए यह भी अर्थपूर्ण नहीं है और यह भी अर्थपूर्ण नहीं है जी, नहीं है। तब यहाँ पर देखिए हम दीर्घ ई क्रॉस किए हैं, तो इसके परिवार का है, यह तो हमारे फुलमतिया भौजी के परिवार के है। किसके परिवार का है? फुलमतिया भौजी के परिवार का है। तो हम क्या लगाएंगे यहाँ पर कि यह अर्थपूर्ण हो जाएगा? तो यहाँ पर हम दीर्घ लगाएंगे तो मुनि हो गया, और यहाँ पर हम ईश लगाए तो ईशह यानी क्या होता है? भगवान होता है। आगे देखिए, इसमें आगे बढ़े तो यहाँ पर क्या हो गया? दीर्घ ऊ है तो सर, और हमारे पास क्या आया? रमी आया। क्या आया? रमी आया। तो हम क्या करेंगे? हम क्या करेंगे कि इसमें यहाँ पर हम क्या यूज करेंगे? सॉरी, यहाँ पर यह छूट गया। हम क्या यूज करेंगे? यहाँ पर हम यूज करेंगे दीर्घ ऊ। तो यहाँ सरयू यानी सरयू नदी, और दीर्घ ऊ लगा दिए तो उर्मी यानी हो गया लहरें। तो इतना ही हुआ। आप विच्छेद भी समझ लिए, दीर्घ संधि के बारे में आप समस्त रूप से समझ चुके हैं। जय श्री राम। नमः संस्कृताय, नमः पार्वती पते, हर हर महादेव।